कुछ टाइम पहले सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, एक सर्कुलर इशू किया था गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि आप प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट या पोएम जिसको हम बोलते हैं, ये आप कैसे एसरटेन करेंगे कि कहाँ पर है। इस सर्कुलर के हिसाब से देयर आर सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम एंड टू डिसाइड where the place of effective management or poem is situated, the companies have been divided into two categories. One, वो कंपनी जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंगेज्ड हैं। सेकेंड, वो कंपनियां जो इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस नहीं करती, नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये जो टर्म है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल लेवल पे ये बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। लेट्स से देयर इज एन इंडियन कंपनी एंड दिस इंडियन कंपनी हैज़ वन कंपनी इन नीदरलैंड्स जो कि एक केवल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मतलब इस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ये शेयर ओन करती है, मान लीजिए किसी जर्मन कंपनी में। मैंने इसका नाम जी कर दिया। अब अगर हम देखें, मान लीजिए जर्मन कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओके। इंडियन कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन जो नेदरलैंड्स कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने जर्मनी में, बट कोई एक्टिविटी इसमें मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। जब हम बोलते हैं कि कोई कंपनी बाहर एक्टिव बिजनेस कर रही है, एक्टिव बिजनेस से मतलब होता है समथिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जनरली काम दो तरह से हो सकते हैं। एक जिसमें आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें आपने वन टाइम काम किया और उसके बाद इनकम अर्न करने के लिए आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में दिस इज कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, अ रेगुलर एक्टिविटी, सो इट विल बी समथिंग विच विल फॉल इन एक्टिव बिजनेस। बट जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपने इन्वेस्टमेंट तो एक बार कर दिया, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, या मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कोई ब्रांड था, इस ब्रांड के लिए आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है। ये इनकम ऐसी है जिसमें आपको डेली बेसिस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव मतलब जो अपने आप से आपको अक्रू होती रहती है, उसके लिए आपको रेगुलरली एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता। सो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब अगर कोई कंपनी है जो बाहर एक्चुअली में एक्टिव बिजनेस कर रही है, उसके लिए एक गाइडलाइन है। जो कंपनी एक्टिव बिजनेस नहीं कर रही है उसके लिए दूसरी तरह की गाइडलाइन है, ये डिसाइड करने के लिए कि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है। लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन विच इज कंपनीज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। Poem of companies engaged in active business outside India shall be presumed to be outside India if the majority of the board meetings are held outside India. एक कंपनी में, जैसे मैंने आपसे बताया था, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो उसका जनरली बोर्ड करता है। और बोर्ड कैसे करता है? दे हैव रेगुलर मीटिंग्स जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, एंड टेक ऑल दोज डिसीजंस। यानी मैनेजमेंट का डिसीजन जो है वो बोर्ड मीटिंग्स में होता है। इस रूल में अगर आपकी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर हुई हैं, अगर मान लीजिए साल भर में आपकी 5 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो 3 बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया के बाहर हैं, देन इन दैट केस you will be treated that you have active business outside India. बट अगर 5 में से केवल 1 इंडिया के बाहर है और 4 इंडिया में है, देन ऑब्वियसली इट विल बी ट्रीटेड कि आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। वो क्या?
आपने बोर्ड तो बना दिया, उसने बोर्ड मीटिंग्स भी 5 कर दी, लेकिन इन बोर्ड मीटिंग्स में क्या हुआ, कोई डिसीजन नहीं लिया। सारे डिसीजंस जो हैं वो उस कंपनी की पेरेंट कंपनी ले रही है। अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें एक इंडियन कंपनी थी और एक नेदरलैंड्स कंपनी थी। अगर नेदरलैंड कंपनी में 5 बोर्ड मीटिंग होती है, लेकिन इन बोर्ड मीटिंग में कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आपने 5 मीटिंग कर दी, जो डिसीजंस हैं वो उसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो इंडियन होल्डिंग कंपनी है, वही सारे डिसीजंस ले रही है, तब इन बोर्ड मीटिंग का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। अगर इनका रेलेवेंस नहीं रह गया तो फिर इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो एज अ जनरल रूल, wherever the majority board meetings are held, that is the place of effective management. But if in those meetings the board does not exercise the power of management, and the power of management is exercised by the holding company or by someone else who is in India, maybe इस इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ये शेयर होल्डर्स बैठ के इंडिया में डिसाइड कर रहे हैं कि इस कंपनी का क्या होगा, देन इन दैट केस इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में होगा। और अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, फिर ये नेदरलैंड कंपनी जो है वो इंडिया की टैक्स रेसिडेंट हो जाएगी। लेट अस रीड द टेक्स्ट फॉर दिस डिस्कशन दैट आई हैव जस्ट डन। In case the board of directors are not exercising their powers of management, and such powers, एक तो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड सेकेंड ये पावर आर बीइंग एक्सरसाइज बाय ईदर द होल्डिंग कंपनी, जो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको इंडियन कंपनी बोली, या एनी अदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ये शेयर होल्डर्स जो हैं ये डिसीजन ले रहे हैं और ये सब इंडिया में रेजिडेंट हैं, देन पोएम शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस कंपनी will become a tax resident of India. Let us look at one example on this line, and this is what I have already explained to you right now, but let's just again go through it. Alpha Inc., a subsidiary of an Indian company, satisfies the active business outside India test. मतलब एक इंडियन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है अल्फा, ये मान लीजिए आपकी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट इसका मीट आउट हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 5 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर हेल्ड, ऑफ विच 2 वर हेल्ड इन इंडिया एंड 3 आउटसाइड इंडिया। 2 इंडिया में हुई इसकी बोर्ड मीटिंग और 3 इंडिया के बाहर हुई, 3-2। However, the board of directors did not exercise power of management and such powers were being exercised by the Indian holding company. यहाँ पे मीटिंग तो ज़्यादा हो गई लेकिन पावर यहाँ पर है। Determine the poem of Alpha Inc. Like I said, even if the majority board meeting were held outside India, if there were no powers which were exercised, then in that case, if the holding company in India is exercising power, the place of effective management will be in India. Companies having active business outside India shall not be treated as a resident when majority of its board meetings are held outside India. In this case, the majority of the board meetings are held outside India and hence this condition is satisfied. Active business outside India है आपकी सारी की सारी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग जो है वो इंडिया के बाहर हुई है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन however, the board of directors are not exercising powers of management and such power are being exercised by the Indian holding company. Thus, poem of Alpha Inc. shall be in India as the power of management is with the IHC, the Indian holding company. Accordingly, Alpha Inc. will be treated as a resident in India. अगर ये पावर IHC के पास नहीं होती तो इस केस में यहाँ तक के फैक्ट्स के बेसिस पे तो ये इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो जाती है, बट बिकॉज इन बोर्ड मीटिंग्स में लिटरली कुछ हो ही नहीं रहा है, ये कंपनी जो है इंडिया में टैक्स रेसिडेंट हो जाएगी। अब एक बहुत ही नॉर्मल सा स्वाभाविक सा क्वेश्चन आपके पास होगा कि
अगर ये कंपनी है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर है, why is it that the Indian holding company is taking the decision? So generally what happens is, I'll give you an example here. Let's say जनरली क्या होता है, जब एक इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर कोई कंपनी बनाती है, और ये नेसेसरी नहीं है कि सब केसेस में एप्लीकेबल हो, इस कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट द पीपल हु आर मैनेजिंग बिजनेस, पर्टिकुलरली फॉर कंपनीज जहाँ पे एक्टिव बिजनेस नहीं होता. ये डायरेक्टर जो होते हैं ये पेपर डायरेक्टर होते हैं जो सिर्फ कंपनी लॉ की कंप्लायंस के लिए बने हुए होते हैं. इन दोज केसेस these problem come in and they may be considered as tax resident of India. अगर ये डायरेक्टर्स एक्चुअली में रियल डायरेक्टर्स हैं और सारे डिसीजन ले रहे हैं, then this issue does not arise. Now इसमें एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, which is कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मान लीजिए, अगेन I'll explain something to you and then we will come down to this text. Suppose एक कंपनी है इंडिया में, इसकी सब्सिडरी है, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम नेम, अल्फा. अब इंडियन कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं जो ग्लोबल बेसिस पे ये अपनी सारी ग्रुप कंपनीज को अप्लाई करते हैं. सेम पॉलिसी और प्रोसीजर जो है अल्फा इंक भी फॉलो करती है. मतलब अल्फा इंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये सारी पॉलिसीज को स्ट्रेट अवे मान लेते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता. उस केस में जस्ट बिकॉज ये पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे एप्लीकेबल है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड कि इसके डिसीजंस इंडिया में हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जब वो डिसीजंस इन एरिया से रिलेटेड हो. हाँ, लेकिन अगर इंडियन कंपनी ने कोई स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई है जो केवल अल्फा के ऊपर एप्लीकेबल है, तब ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करेगा. When board of directors, whose board of directors? Alpha के, follow general and objective principles of global policy of the entire group laid down by the parent entity. ये general होने चाहिए, ऐसा नहीं है specific है. It shall not be deemed that the board of directors are not exercising their power of management. Global policy किस field में होनी चाहिए? It may be in the field of payroll, accounting, HR, IT infrastructure, supply chain management या routine banking operational procedures. अगर इंडियन कंपनी ने डिसाइड किया कि सैलरी फर्स्ट को पे होगी और अल्फा भी फर्स्ट को सैलरी पे करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो रिडेंडेंट हो गए. अगर इंडियन कंपनी डिसाइड करती है कि आप अकाउंटिंग टैली में करोगे और अल्फा के भी वही सेम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इररिलेवेंट है. नहीं, अगर इन सब एरियाज में डिसीजन होते हैं जो एक ग्लोबल पॉलिसी के अंडर है और वो कोई इंडिया के बाहर की कंपनी भी फॉलो करती है, वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसका पोएम ज़रूरी नहीं है. सिर्फ इस वजह से पोएम उसका इंडिया में नहीं होगा. एंड नॉट बीइंग स्पेसिफिक टू एनी एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ पर से. मतलब अगर ये पॉलिसी स्पेसिफिकली इसके लिए बनाई गई है या 2-3 एंटिटीज़ हैं उनके लिए बनाई गई है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तब ये एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, लेकिन अगर सारी वर्ल्ड वाइड जितनी भी एंटिटीज़ हैं सबके ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल है, देन दैट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल.